स्पीच है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। आज के जो कल के थे वो बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड लाइकनेस थे। आज के जो फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे वो सेकंड ग्रुप के हैं, सेकंड कैटेगरी के हैं, बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्ट, बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्ट। माइक साले लोगों के बंद रहेंगे बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्ट या फिर डिफरेंसेस, दैट मींस डिफरेंस, डिफरेंस या फिर और इसके लिए थर्ड वर्ड भी है वो भी बता देता हूं ताकि आगे चलकर किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। तो कॉन्ट्रास्ट है, डिफरेंस है या फिर और सरप्राइज, ठीक है। सरप्राइज, शॉकिंग करने वाले जो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं उनको हम इस कैटेगरी में काउंट करते हैं। कॉन्ट्रास्ट मतलब ही अपोजिट होता है, ठीक है। ये हाथ दोनों अपोजिट वर्क करते हुए जहां पे सेंटेंस में दिखाया गया है, समझ लेना कि वो इस कैटेगरी के फिगर ऑफ स्पीच है। तो इसका सबसे पहला जो फिगर ऑफ स्पीच है वो इस प्रकार से है। चलो फिगर ऑफ स्पीच का नाम लिख लेते हैं और उसको क्या कहते हैं, सॉरी कैसे, क्या उसके एग्जांपल्स है। तो सबसे पहला है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि एंटी वर्क कर रहा है, अपोजिट वर्क कर रहा है। एंटीथेसिस, अपोजिट आइडियाज यहाँ पे इस फिगर ऑफ स्पीच में हमें देखने को मिले। अपोजिट आइडियाज, अपोजिट आइडियाज, ये जैसे कि दिखा हुआ है कॉन्ट्रास्ट, तो सेम यही भी यहाँ पे भी है कि when opposite ideas are placed, जब दो अपोजिट आइडियाज एक ही सेंटेंस में रखी जाती आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, एक दूसरे के अपोजिट में, साइड बाय साइड, साइड बाय साइड, it is antithesis, antithesis, it is antithesis. Let's have examples. इसका एग्जाम्पल, now near, now far, now near, now far, ठीक है। now near, now far, this one is example of antithesis figure of speech। अब यहाँ पे अपोजिट आइडियाज, अपोजिट नेस कैसे क्या दिख रहा है, कॉन्ट्रास्ट है कि इस सेंटेंस में अपोजिट आइडियाज वर्क कर रही है ये सबको। नाउ नियर, नाउ फार, तो नियर मतलब पास, फार मतलब दूर, आगे दोनों अपोजिट वर्ड, नियर मतलब पास, फार मतलब दूर। तो इस प्रकार से जब भी सेंटेंस में, एग्जांपल्स में दो अलग अलग अपोजिट वर्ड का यूज किया जाता है तो समझ लेना कि वो एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच होता है। दो अपोजिट वर्ड, ओके, दो अपोजिट वर्ड। सेकंड एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल बहुत ही जबरदस्त तरीके से है। मेनी, मेनी मतलब इसके अपोजिट वर्ड आएगा। मेनी आर कॉल्ड बट few आर chosen। तो मैं रातों रात मेरे जो बेटा जन्मेगा उसको तेरे को ला करके, so many are called but few are chosen। बहुत सारे लोगों को बुलाया लेकिन उनमें से कुछ लोगों को ही हमने सिलेक्ट किया। बहुत सारे और इधर में कुछ, दोनों अपोजिट वर्क कर रहे हैं। बहुत सारे को बुलाया लेकिन उनमें से कुछ, मतलब 1000 लोग अगर एग्जाम देने के लिए आए तो उनमें से 500 पीपल ही, 500 स्टूडेंट्स को ही हमने सिलेक्ट किया या फिर पास आउट हो गए। तो 500 और वो 1000 दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, सेम नहीं है। थर्ड एग्जांपल वही सेम एंटीथेसिस का ही लेते हैं, देखते हैं कि और कुछ उसमें देखने को मिलेंगे क्या। मैन
proposes. God disposes. Man proposes, God disposes. तो propose और dispose दोनों opposite word है, दोनों opposite concept है. Propose और ये dispose. तो समझ में आ गया? ये है हमारा antithesis. जहाँ पे दो opposite ideas, दो opposite word, दो opposite concepts are used, then it is example of antithesis. आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक है ये कि कैसे क्या हम आइडेंटिफाई करेंगे कि दिया हुआ एग्जांपल वेदर इट इज एंटीथेसिस और समथिंग डिफरेंट फिगर ऑफ स्पीच का. ठीक है, तो अगर अपोजिट वर्ड दिखते हैं तो समझ लेना कि वो एंटीथेसिस ही है और किसी के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है. एंटीथेसिस मतलब एंटीथेसिस ही वो रहेगा या फिर होता है. Wear an old coat. Wear an old coat. पुराने कपड़े पहनो, लेकिन क्या नए किताबें खरीदी करना पड़ेगा. सेम तो बात है. Wear an old coat, buy a new book. Buy a new book. New book. तो कपड़े चाहे पुराने पहनो. Wear an old coat, buy a new book. पुराने कपड़े पहनो, नई किताबें खरीदो करो. तो पुराने कपड़े और नई किताबें, ओल्ड एंड न्यू, दोनों अपोजिट है. कपड़े और किताब दोनों अपोजिट वर्ड नहीं है. कपड़े और किताबें ये दोनों अपोजिट कंसेप्ट है, बिल्कुल ही नहीं है. शर्ट और पैंट ठीक है, शर्ट और पैंट अपोजिट वर्क करेगा, अपोजिट कंसेप्ट रहेगी. लेकिन कपड़े और ये जो कोट दिया हुआ है, कोट और बुक दोनों अपोजिट कंसेप्ट नहीं है. तो दोनों अपोजिट कंसेप्ट या दो अपोजिट वर्ड कौन से इसमें से, सेंटेंस में से? ओल्ड और न्यू, बोथ आर दी अपोजिट वर्ड जो बचपन से हम सीखते आ रहे हैं. तो बचपन से सीखा हुआ, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रहे. तो यहाँ पे भी बचपन के जो वर्ड्स हमने लर्न किए हैं भूलना नहीं है, क्योंकि अभी इनकी जरूरत आ पड़ी. चलो वन मोर फिफ्थ एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे रहेगा. यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल. तो यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल. यूनाइटेड और डिवाइडेड. यूनाइटेड मतलब सभी लोग एक दूसरे के साथ बंधे हुए रहना, और डिवाइडेड मतलब सारे लोग, उस ग्रुप को छिन्न विच्छिन्न कर देना, सारे लोग अफरा-तफर हो जाना. ठीक है, यूनिटी को ब्रेक डाउन करना, दैट मीन्स यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल. अरे चलो सेकंड फिगर ऑफ स्पीच, एपिग्राम. मेहनत करके इतना बड़ा बंगला बनाया. Epigram. When certain saying, when certain sayings मतलब बोले हुए वर्ड्स, ये होता है certain sayings, are used frequently, introducing antithetical ideas, frequently introducing antithetical मतलब अपोजिट. एंटीथेटिकल आइडियाज, यहाँ पे देखो एंटीथेटिकल वर्ड आया है. एंटी मतलब ही अपोजिट होता है, और ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं. एंटीथेटिकल वर्ड आ गया, उसने हमारे सारे डाउट्स क्लियर कर दिए कि हाँ ये फिगर ऑफ स्पीच जो है वो कॉन्ट्रास्ट वाला है, मतलब बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्ट वाला है, मतलब ही इसमें अपोजिट आइडियाज आएंगे. एंटीथेटिकल आइडियाज surprised, which excite and surprise, which excite
child is the father of man. The child is the father of man. ठीक है, बच्चे को उसके पिताजी का पिता कहा है। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि जब पिताजी हमारे बूढ़े हो जाएंगे तो उनकी देखभाल, उनकी टेकिंग केयर करने की जिम्मेदारी हमारी होगी। जब हम बच्चे होते हैं तो हमारी सारी की सारी परवरिश, टेकिंग केयर जो होता है, खाना पीना, क्या लगता है क्या नहीं लगता वगैरह, घुमाना फिराना, सारी एक्टिविटीज जो होती है ना हमारे मम्मी पापा के द्वारा, हमारे माँ बाप के द्वारा होती है। जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो उनका सहारा हमें बनना है, क्योंकि बचपन में वो हमारा सहारा था। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों अपोजिट वर्ड, अपोजिट नेस दिखाई दे रहा है, कॉन्ट्रास्ट दिखाई दे रहा है। एक साइड में बच्चा कहा गया है और एक साइड में उसको ही पिताजी कहा गया है। और किसका पिताजी है? वो अपने पिताजी का पिताजी कहा गया है। सेकंड एग्जांपल, our hearts must die. Must die. Our hearts must die. ऐसे क्यों होता है कि इंसान के मरने के पहले कभी भी या फिर किसी का ऐसा हुआ है? इंसान के मरने के पहले हमारा हार्ट डाई हो गया है, मर गया है। ऐसा कभी किसी के साथ हुआ है? हुआ है, तो सरप्राइज करने वाली बात है। उसके साथ साथ इंसान का जो एक्साइटमेंट है, जानने की जो इच्छा है, क्यूरियोसिटी, ये भी बढ़ गई है कि कैसे क्या इंसान जिंदा है लेकिन उसका हार्ट मर गया, ऐसे कैसे होगा? चलो भाई मुझे दिखाओ कौन से हॉस्पिटल में, किसके घर में ऐसा ये इंसान है जो जिंदा है लेकिन उसका हार्ट मर गया है। वो आपका फैमिली मेंबर है एंड दैट पर्सन इज इन ग्रेट नीड ऑफ योर सपोर्ट। उसको बिल्कुल आवश्यकता है आपकी मदद की, लेकिन फिर भी नहीं जा रहे हो, तो आप पत्थर दिल वाले हो क्या? पत्थर दिल मतलब ही आपका हार्ट मर गया है क्या? मतलब फीलिंग इमोशन है क्या? नहीं है। तो ये बात है इस सेंटेंस में। इस सेंटेंस का मतलब ऐसे है। ठीक, चलो फेलर्स आर पिलर्स ऑफ सक्सेस। So failures are pillars of success. Failures are pillar of success. लगता नहीं कुछ तो भी स्कैम है इसमें, करप्शन किया गया। जो फेलर लोग होते हैं, हाउ कैन दे बिकेम द पिलर ऑफ सक्सेस? बिकॉज दे डोंट नो व्हाट इज सक्सेस। अभी तक वो सक्सेस के पास पहुंचे नहीं है। हमेशा ही हर एक वर्क में, हर एक एग्जाम में, हर एक इंटरव्यू में वो फेल होते जा रहे हैं। और कहा गया है कि जो फेलर होते हैं वही पिलर ऑफ सक्सेस होते हैं। इज इट पॉसिबल? अनबिलीवेबल है कि फेलर और सक्सेस मैच नहीं करते, दोनों अपोजिट कॉन्ट्रास्ट आइडिया से। लेकिन फिर भी कहा गया है कि फेलर्स आर पिलर्स ऑफ सक्सेस। इसका मतलब जो बार बार फेल होते हैं, दे आर हैविंग देयर वास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ मेनी मोर एग्जाम्स, interviews, and finally they crack hardest of hard examinations interviews. A gift is never little. A gift is never little. तो जो भी गिफ्ट हमें मिलते हैं, चाहे वो शादी में हो या फिर घर में कोई प्रोग्राम है या फिर हमारा बर्थडे का तो गिफ्ट पक्का है। ठीक है, तो बर्थडे में या फिर प्रोग्राम के समय में और ओकेजन जो भी हमें गिफ्ट मिलते हैं, हमें मिलता है, हमारे घर वालों को, हमारे भाई बहन को मिलते हैं, तो गिफ्ट चाहे वो 10 रुपए का हो या फिर 10,000 का हो, कोई भी गिफ्ट छोटा नहीं होता है। हमें गिफ्ट से उस इंसान का वैल्यूएशन नहीं करना है। हमें गिफ्ट के प्राइस से, गिफ्ट के आकार, रंग, रूप से उस इंसान को इवैल्यूएट नहीं करना चाहिए। वो गिफ्ट लाया, इसका मतलब दैट पर्सन इज हैविंग लव, केयर, अफेक्शन एंड मच about us or for us in their hearts, and that's why they brought that gift for us. अगर दिल में प्यार वगैरह नहीं होता उनके, तो वो हमारे प्रोग्राम में ही नहीं आते, गिफ्ट आने का सवाल ही नहीं होता। ठीक है, तो गिफ्ट के कंपैरिजन में वो इंसान के दिल में जो हमारे लिए जगह है वो बहुत बड़ी है, और जगह बहुत बड़ी है। इसीलिए ये गिफ्ट जो कि आकार में, पैसे में, उसके प्राइस में छोटा है, लेकिन है तो वो मोटा ही। ठीक है, paradox
दूसरे के पास लाया जाता है, दोनों को एक दूसरे के अगल बगल में लिखा जाता है, रखा जाता है, आर ब्रॉट टुगेदर। So together with किसके द्वारा? The sense of sarcasm. With the sense of sarcasm. With the sense of sarcasm. चलो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये समझ जाएगा कि डिफरेंशियल जब दो अपोजिट वर्ड्स आर ब्रॉट टुगेदर विद ईच अदर विद द सेंस ऑफ sarcasm, मतलब किसी ना किसी की इंसल्ट हमें करना है। sarcasm मींस इंसल्ट अगर करवाना है किसी की, तो उस समय में दो अपोजिट वर्ड एक दूसरे के पास में बिठाए जाते हैं, लिखे जाते हैं, वही होता है हमारा पैराडॉक्स। The king was sick, is राजा बहुत ही कमजोर था, सिक मतलब आजारी, बीमार था, और उसके जो गाल थे वो कैसे थे? चिक वॉज रेड। The king was sick, his cheek was red, his cheek was red. उसके गाल बिल्कुल टमाटर के जैसे थे, किसके? उस राजा के जो कि बीमार था, जो कि बीमार था। अब यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार से सार्केज्म हुआ है। सार्केज्म, ठीक है। तो दो अपोजिट, यहाँ पे लिखे हुए when two opposite words are brought together, जब दो अपोजिट वर्ड एक दूसरे के पास में लाए जाते हैं। So the king was sick, his cheek was red। अब वो राजा बीमार है। अब बीमार इंसान की जो कंडीशन होती है, उस कंडीशन को, उस सिचुएशन को अगर उस इंसान की, उस पेशेंट का ऑब्जर्वेशन करते हैं, जो गाल होते हैं बुखार की वजह से लाल लाल टमाटर जैसे हमें दिखते हैं, बहुत ही सॉफ्ट वो इंसान दिखता है जो बीमारी में है, जो बीमार है, ठीक है। She is the best teacher who teaches nothing। She is the best teacher who teaches nothing। वो एक अच्छी टीचर है, बेस्ट टीचर का अवार्ड उसको दिया है, who teaches nothing, है ना इंसर्ट अभी आप। अब जो टीचर, जो भी सर कुछ भी नहीं पढ़ाते, क्या उनको हम बेस्ट टीचर बोलेंगे? क्या नहीं बोल सकते। लेकिन यहाँ पे कहा गया है शी इज द बेस्ट टीचर हु टीचर्स नथिंग, वो अच्छी शिक्षिका है जो कुछ भी नहीं पढ़ा रही है। मतलब ही उसको हम इंसल्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इनडायरेक्टली इंसल्ट कर रहे हैं। एक ऐसी टीचर है जो कुछ भी नहीं पढ़ाती, मतलब जो कुछ भी पढ़ाते नहीं है, उनके कैटेगरी की ये हमारी जो टीचर है, टॉप पर रैंकिंग करने वाली है, ये उन टीचर के जैसे ही कुछ भी नहीं पढ़ाते, जो कि बस खाली फुकट पेमेंट लेते हैं। Bad luck often brings good luck। Good luck। So यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस, bad luck often brings good luck। Bad luck often brings good luck। जिसका नसीब, जिसकी तकदीर फूटी हुई है, उसका जिंदगी में कुछ भी होने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो गया खड्डे में, उसको अभी जहर पीकर ओम भट्ट स्वाहा, पूरी दुनिया को अलविदा कहने का समय आ गया, क्योंकि उसकी तकदीर फूटी हुई है। बैड लक की बात हो रही है यहाँ पे। लेकिन क्या कहा गया है सेंटेंस में कि बैड लक ऑफन ब्रिंग्स गुड लक, मतलब कभी कभी जो नहीं होना चाहिए ऐसे हो जाता है हमारे साथ। ऐसे हादसे डेली हो जाते हैं, हमें लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन वही हो जाता है।
जरा से समय के लिए हम टेंशन में चले जाते हैं कि भैया कैसा हो गया, ये नहीं होना चाहिए था लेकिन फिर भी हो गया है। अच्छी बात है, टेक इट पॉजिटिवली, कुछ तो भी अच्छा होने वाला है, या फिर जो बुरा होने वाला था आपके साथ वो अभी होएगा नहीं, वो अभी होगा नहीं, क्योंकि पहले से ही आपके साथ बुरा हो गया है। There is no one so poor as wealthy miser. So there is no one so poor as wealthy miser. Wealthy miser, wealthy मतलब रिच इंसान होता है, wealthy मतलब रिच इंसान, पैसा पाने वाला, टाटा बिरला अंबानी जैसी बात हो गई है, ठीक है। लेकिन there is no one so poor as wealthy miser. अब जो रिच है वो पुअर कैसे हो सकता है, तो पुअर वो गरीब कैसे हो सकता है, लेकिन कहाँ गया है, क्योंकि जो रिच होते हैं वही ग्रीडी लोग होते हैं, वही लालची इंसान होती है, लालच बुरी बला है। तो जितना आप अमीर बनोगे उतना ग्रीडीनेस जो है वो बढ़ता जाएगा, और जितना ग्रीडीनेस बढ़ता जाएगा उतने आप पुअर बनते जाओगे, हम गरीब बनते जाएंगे। इसलिए कहा गया है इस संसार में अगर कोई गरीब है तो वो है वेल्दी माइजर, दैट मीन्स दैट पर्सन हु इज रिच, दो ही इज रिच बट ही इज ग्रीडी। इस प्रकार से इन वर्डों में उनको समझा नहीं, लेकिन हमने उसकी इंसल्ट की, समझे, वही बात है, इंसल्ट कर रहे हैं। हमने कहा ना उस टीचर को बेस्ट टीचर कहा है, बेस्ट टीचर कहा है, लेकिन इंसल्ट की है, हमने उसकी इंसल्ट की। तो उसी प्रकार से ये फिगर ऑफ स्पीच होता है, उसका है हमारा ऑक्सीमोरॉन। इट इज ए कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब फिर से वही बात होती है अपोजिशन की, और हमारा टाइटल ही वही है, क्या है, अपोजिशन दिखाना। इट इज ए प्रिडिक्शन ऑफ ट्रू कॉन्ट्रैक्टिटरी, प्रिडिक्शन ऑफ ट्रू कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब ही होता है अपोजिट आइडियाज होना, दो कंसेप्ट एक दूसरे के साथ अपोजिट में वर्क करना, मतलब ही होता है हमारा ऑक्सीमोरॉन। Qualities at once, contradictory qualities at once of the same thing, of the same things, qualities at once of same things। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझ आएगा। इट वॉज bitter, it was bitter sweet, it was bitter sweet, bitter sweet। पढ़ाने नहीं देते हैं हमारे हिंदी लोग, बिल्कुल पढ़ाने, हर बार कुछ ना कुछ रहना बैरियर खड़ा करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, लगता ही नहीं कि एजुकेशन का स्प्रेड होना चाहिए, आएंगे बीच में। सो इट वॉज बिटर स्वीट। अब बिटर क्या होता है सबको पता है, स्वीट क्या होता है सबको पता है, दोनों ऑपोजिट है सबको पता है, और क्या बाकी है बताना, यही तो होता है ऑक्सीमोरॉन। जब दो अपोजिट ट्रुथ को साथ में खड़ा किया जाता है तो उसको कहते हैं ऑक्सीमोरॉन। देखो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया, दोनों अपोजिट वर्ड बिल्कुल बगल में पुट किए, जैसे कि दूल्हा है दुल्हन है, अरे शाबाश, दूल्हा बिटर, दुल्हन स्वीट, और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, पूरी दुनिया के एग्जाम्पल हमें कंसीडर करने की जरूरत नहीं, ये दूल्हा है ये दुल्हन है, बस ये नवरा है ये बाइको है, खेल खत्म। चलो, शी इज रेगुलरली irregular,
she is regularly irregular. She is regularly irregular. मतलब वो कभी स्कूल जाती नहीं. She is regularly irregular. ठीक है, ऐसा नहीं कि बीच वाले दिन में जाती है, हफ्ते में 1-2 दिन जाती है, फिर बंद कर लेती है, छुट्टी मार लेती है. बिल्कुल ऐसा नहीं है. She is regularly irregular मतलब वो कभी भी स्कूल या फिर ऑफिस में या फिर अपने जॉब पर जाती नहीं, काम धंधा कुछ भी नहीं करती है. That means she remain passive. It is an open secret. It is an open secret. सीक्रेट कैसा है? इट इज एन ओपन सीक्रेट. ओपन और सीक्रेट दोनों अपोजिट वर्ड है. कोई चीज सीक्रेट रखना मतलब नो वन नोज दैट थिंग्स, और ओपन मतलब एवरीवन नोज है क्या नहीं? तो दोनों अपोजिट है. तो जो भी है वो ओपन सीक्रेट है. ओपन सीक्रेट मतलब सीक्रेट जो सभी को पता है ऐसा. ठीक है, जिस सीक्रेट को हमने पब्लिक किया है, प्राइवेट नहीं रखा है. सीक्रेट विच इज ओपन फॉर एवरीवन, उसको हमने कहा है ओपन सीक्रेट. फिर से वही दो अपोजिट वर्ड को पास में बिठा दिया है. He is an honorable villain. He is an honorable villain. विलेन मतलब क्या होता है? डाकू. पहाड़ियों में छुपा हुआ डाकू. और ऑनरेबल मतलब रिस्पेक्टेड पर्सन. हमने उस डाकू को या फिर उस इंसान को क्या कहा है? ही इज एन ऑनरेबल विलेन. दोनों अपोजिट नहीं लग रहे हैं आपको? है ऑनरेबल मतलब जो चोरी नहीं करेगा, जो गुंडा मवाली नहीं है. और जो विलन है, हाउ कैन वी थिंक कि विलन ऑनरेबल हो सकता है? कि रिस्पेक्टेबल पर्सन होता है क्या कोई चोर गुंडा मवाली छिछोरा पुट्टा? लेकिन हमने क्या कहा है? ऑनरेबल विलन. वो एक रिस्पेक्टेड विलन है, गुंडा है. मतलब अड़ोस पड़ोस के गांव में उसकी चर्चा होती है, लोग डरते हैं, बाल बच्चे तो सुसु वहीं पे कर देते हैं बेड बिस्तर पर, उसका नाम सुनते बराबर. एम्फासाइज करने के लिए मेरे बात में इतना दम है. मतलब मैं जो बता रहा हूँ ना कि वो डाकू के बारे में आपको, कि बहुत ही फेमस है. अड़ोस पड़ोस के गांव में उसकी हर दिन चर्चा होती है. एक ही के लिए दो अपोजिट वर्ड जब भी यूज करते हैं तो समझ लेने वो है हमारा ऑक्सीमोरॉन. Irony, the word expresses opposite meaning. Opposite meaning. तो opposite meaning के होने वाले जो वर्ड है या फिर अपोजिट मीनिंग होने वाला जो भी वर्ड रहेगा वो रहेगा हमारा आयरनी फिगर ऑफ स्पीच. The word expresses opposite meaning. Opposite meaning किसका? किसका? Example. I don't believe. I don't believe. मुझे बिल्कुल ही विश्वास नहीं है, जरा सा भी मैं विश्वास नहीं रखता हूँ. किसके ऊपर? It will enter your wise head. I don't believe it will enter. तुझे हमारी गोपालिया. It will enter. It will enter. My God. 2%. It will enter your wise head. Wise head. I don't believe it will enter your wise head. मुझे बिल्कुल ही विश्वास नहीं हो रहा है. It is hard. It's impossible for me to believe on you whatever I am telling you. Okay? Will you got everything? So I don't believe it will enter your wise head. हेड को क्या कहा है? वाइज हेड का. एक समझदार बुद्धिमानी इंसान की बात हो रही है यहाँ पे. कि मुझे नहीं लगता है कि जो मैं बताने जा रहा हूँ या फिर बता रहा हूँ वो आपके दिमाग में फिक्स होगा या फिर आपको समझ में आएगा. वाइज मतलब बुद्धिमानी, होशियार कहा जाता है. ठीक है, और मुझे विश्वास भी नहीं. इधर में होशियार इंसान है. हेड कैसे है? मतलब उसका ब्रेन, उसका माइंड कैसे है? होशियार है वो.
लेकिन मैं कहता हूं मुझे विश्वास नहीं है। इसका मतलब कुछ तो भी अपोजिटनेस यहाँ पे दिख रहा है। मुझे विश्वास नहीं है कि वो जो बात है जो मैं बताऊंगा वो आपको समझेगी। इसका मतलब ये जो वाइज हेड है ये उस इंसान की बात है जिसको समझ में नहीं आता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी का, आयरनी का। Faithful, of course, she lived. 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 Faithful मतलब अच्छी तरह से रहना, एक इंसान के जैसे जीना, एक किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी को कुछ भी रोक टोक नहीं, कुछ भी इंसल्ट फील हो ऐसा बोलना नहीं, हर्ट फील हो ऐसा नहीं बोलना, हर्टिंग नहीं करना, मतलब अच्छी तरह से जीवन जीना। ठीक है, अच्छी तरह से जीवन जीना। यहाँ पे लिखा हुआ है फेथफुल ऑफ कोर्स शी लिव्ड, मतलब उसकी जो जिंदगी थी या फिर उसने जो अपनी जिंदगी जी है वो अच्छी तरह से जी, अच्छी तरह से जी। इसका मतलब कोई उसकी प्रेस्टीज बढ़ा रहा हो क्या, उसका मान सम्मान, उसको रिस्पेक्ट दे रहा हो क्या? नहीं, तो उसके अपोजिट में उसको टॉर्चर कर रहा हो, ठीक है, उसकी इंसल्ट ही कर रहा हूँ, लेकिन मैंने वर्ड कौन सा लिया है? फेथफुल, मतलब अच्छी तरह से उसने अपनी जिंदगी जी है, अच्छी तरह से नहीं है। उसकी जिंदगी लोगों को परेशान करने में गई है, लेकिन ऐसा मैं उसको डायरेक्ट नहीं बोलूंगा क्योंकि उसको गुस्सा आएगा। लड़की है ना, रो देगी, नाजुक दिल की होती है, इसलिए मैंने उसकी प्रशंसा वाले वर्ड यूज किए हैं, जबकि कहना कुछ अलग है, कहना कुछ अलग है, लेकिन मैंने प्रशंसीय वर्ड का यूज किया ताकि उसको अच्छा लगे। लेकिन मेरा काम तो हो जाए कि भाई मैंने आपका इंसल्ट किया है, अच्छे खासे शब्दों से मैंने इंसल्ट किया है, तो ये है आयरनी। थर्ड एग्जाम्पल, सॉरी बाय मिस्टेक वो इधर उधर मिक्स हो गया है। थैंक्स पीकॉक, थैंक्स पीकॉक। पीकॉक मतलब एक बर्ड का नाम है, सभी जानते हैं, और ये पीकॉक जो है हमारे देश का नेशनल बर्ड भी है। थैंक्स पीकॉक, डाई मतलब यूएस, ठीक है, ये डाई जो होता है THY, ये इंग्लिश का वर्ड है, डाई मतलब यूएस होता है। लवली सॉन्ग फॉर डाई, लवली सॉन्ग, ओके, थैंक्स पीकॉक फॉर दाई लवली सॉन्ग। तो पीकॉक उस लेडीज को, उस सिंगर को कहा गया है, वो सिंगिंग एट दैट टाइम, ठीक है, जो गीत संगीत का प्रोग्राम कर रहे थे या फिर जो सुना रही थी, जो सिंगिंग कर रही थी, उसको हमने क्या कहा है? पीकॉक कहा है। और हम कहते हैं थैंक्स पीकॉक फॉर दाई लवली सॉन्ग, अच्छे खासे आपने गाने सुनाए उसके लिए थैंक्स टू यू। तो क्या हमने बाय हार्ट थैंक यू कहा है? नहीं, इंसल्ट किया है। क्यों इंसल्ट किया है? भाई कुक्कू गाने गाता है, उसका आवाज मधुर होता है, पीकॉक का आवाज कभी सुना? कभी किसी किताबों में सुना, पढ़ा किसी इंसान द्वारा? ये भी सिंगिंग करता है, इसका आवाज तो आपने देखा होगा, देखा मतलब सुना होगा, इसका आवाज खतरनाक होता है पीकॉक का। हमें आवाज चाहिए कुक्कू बर्ड का। थैंक्स पीकॉक फॉर दाई लवली सॉन्ग, आपने अच्छे खासे गीत संगीत सुनाए, दिल भर गया, जी भर गया है, अब नेक्स्ट टाइम मुझे मिलना नहीं है। यूफेमिज्म, यूफेमिज्म एंड अनप्लीजेंट, एंड अनप्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट, दुख से भरी हुई दुखद वार्ता हमें डायरेक्टली उस वर्ड में ना बोलते हुए दूसरे वर्ड में अगर बोल रहे एंड अनप्लीजेंट आर प्रेजेंटेड, facts are presented, facts are presented किस प्रकार से? अपोजिट आइडियाज से, अपोजिट आइडियाज से presented in a pleasant form, in a pleasant form, when sorry, and unpleasant facts are presented
दर्द वाले वर्ड में ना सुनाते हुए, ना रिप्रेजेंट करते हुए अगर हम प्लीजेंट वर्ड में वो प्रेजेंट करते हैं तो उन दुख से भरे हुए या फिर अनप्लीजेंट न्यूज का उतना ज्यादा गहरा असर सुनने वाले के ऊपर नहीं होगा। When I am gone away, when I am gone away, क्या हुआ है? When I am gone away, जब मैं दूर चला जाऊंगा। अनप्लीजेंट न्यूज है, ये दुख से भरी हुई वार्ता है। क्या कहता हूं मैं? When I am gone away, जब मैं दूर चला जाऊंगा। इसका मतलब मैं इस धरती से आप सभी को छोड़ के चला जाऊंगा। दैट मीन्स मेरी मृत्यु हो जाएगी। अगर मैं डायरेक्टली ऐसा कहता हूँ आपसे तो आपको भी थोड़ा सा दुख होगा, है क्या नहीं? क्योंकि आपको लगता है कि सर होंगे तो ही ना ग्रामर पढ़ेंगे, तो ही तो अच्छे खासे वीडियोस देखेंगे ना, तो ही तो हम वीडियोस को एंटरटेन करेंगे, एंजॉय करेंगे और ग्रामर टॉपिक बड़ी आसानी से सीख जाएंगे। ऐसे सबकी इच्छा है, इसलिए नहीं चाहते हैं कोई कि सर की डेथ हो, सर हमें छोड़ के चले जाए। मैंने ऐसा नहीं बोला कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा। बहुत रेयर लोगों को समझ में आता है ये When I am gone away, जब मैं चला जाऊंगा। तो ये है अनप्लीजेंट सेंटेंस, लेकिन मैंने प्लीजेंट वर्ड का यूज करके बताया, इसलिए आपको भी नहीं समझा कि सर ने क्या लिखा है। He has fallen asleep, मतलब वो सो गया है। वो सो गया है, इसका मतलब वो पक्के में सोया है क्या? नहीं, वो वाली नींद में नहीं गया है, वो वाली नींद में नहीं सोया है। वो परमानेंटली इस देश से, इस दुनिया से छोड़ के चला गया है, दुनिया को छोड़ के चला गया है। परमानेंट समय के लिए परमानेंटली वो सो गया है। अभी वो फिर से जागेगा नहीं, कितना भी उसको उठाने की कोशिश करो, उठने वाला नहीं है, क्योंकि he has fallen asleep permanently, मतलब उसकी डेथ हो गई है। हमने नहीं कहा है कि उसकी मृत्यु हो गई, हमने कहा है he has fallen asleep, वो सो गया है। यूफेमिज्म का he is telling me a fairy tales, he is telling me a fairy टेल, वो मुझे अच्छी खासी स्टोरियां सुना रहा है। मतलब ही अनप्लीजेंट न्यूज है, ये मेरे लिए अच्छी खबर नहीं, अच्छी बात नहीं है कि ही इज टेलिंग अ फेयरी टेल्स टू मी। मेरे लिए बुरी खबर है, क्यों मेरे साथ अक्सर हर बार झूठ बोलता जा रहा है। दैट मीन्स फेयरी टेल्स, ठीक है। सो अनप्लीजेंट है क्योंकि मेरा नुकसान हो रहा है उसके झूठ बोलने की वजह से। आई एम लॉसिंग मच इन माई लाइफ, बहुत कुछ नुकसान हो रहा है, तो ये अनप्लीजेंट है, मेरे लिए दुखद बात है ये। लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा कि उसने मुझे फंसाया है, उसने मेरे साथ झूठ बोला है, ठीक है, झूठी न्यूज, झूठी अफवाह फैलाई करके। मैंने कहा कि he is telling me a fairy tales, तो ये है आयरनी, सॉरी euphemism। He passed away peacefully, he passed away peacefully, फिर से वही मरने की बात आ गई। ऐसे होगा ना, नुकसान रुपयों का नहीं, रुपयों का नहीं, जिंदगी का नुकसान। कोई तो भी हमें छोड़ के चला जाता है। ये खास करके ये जो अनप्लीजेंट न्यूज होती है, दिल को दहलाने वाली, दिल को तोड़ फोड़ कर चकनाचूर करने वाली जो न्यूज होती है, अनप्लीजेंट न्यूज होती है। तो ऐसे ही न्यूज को सामने वाले को बताना है या फिर रिप्रेजेंट करना है, तो यूफेमिज्म का यूज किया जाता है। He passed away peacefully, वो शांति के साथ चला गया। शांति के साथ चला गया मतलब शांति कौन है? उसकी गर्लफ्रेंड है, उसकी वाइफ है कि साली है? कि घूमने के लिए गार्डन, शांति के साथ शांति से चला गया चुपचाप से, वाइफ को पता नहीं है कि भैया कौन, भैया मतलब हमरे वो जी, हाँ जी, हमारे सिस्टर के साथ चले गए करके, साली के साथ घुमाने के लिए, टू व्हीलर, टू पहिया पर। वो बात नहीं है, वो पीसफुली घूमने के लिए ले गया है, वो बेचारा स्वर्गवासी हो गया है, परमानेंटली छोड़ के चला गया। लेकिन कैसे? पीसफुली, शांति के साथ, कोई बीमारी लफड़ा नहीं है, किसी को घर को परेशानी नहीं है, कोई मेंबर को तकलीफ नहीं है, बेचारा शांति से बढ़िया चलता फिरता उसकी डेथ हो गई है। मतलब ही पास्ड अवे पीसफुली।
negative to express strong affirmative of the affirmative. Use of negative to express strong affirmative. Strong affirmative मतलब जो सच्चाई है उसको एज इट इज सर्व ना करते हुए उसके अपोजिट आइडियाज का यूज करके पॉजिटिव सर्व करना, अफर्मेटिव सर्व करना मतलब ये होता है लाइटोटस या फिर लिटोटस भी बोलते हैं। एग्जाम्पल, he was not at all unhappy. So he was not at all unhappy. He was not at all unhappy. यहाँ पे निगेटिव वर्ड आया है, यहाँ पे अनहैप्पी भी है, तो दोनों निगेटिव वर्ड दिख रहे हैं। इसका मतलब इसका पॉजिटिव अर्थ क्या रहेगा? He was not at all unhappy. तो अनहैप्पी को हैप्पी करेंगे, नॉट को निकाल कर फेंक देंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस he was happy. तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये खुशखबरी है। मैंने निगेटिव वर्ड का यूज करके इस खुशखबरी को कुछ तो भी दूसरे फॉर्म में सर्व किया है, प्रेजेंट किया है। He was not at all unhappy. Use of negative to express strong affirmative. समझे? चलो सेकंड एग्जांपल के द्वारा फिर से इसको समझ लेते हैं। He is not unwilling. He is not unwilling to perform his duties. He is not unwilling to perform his duties. अब यहाँ पे फिर से not लगा हुआ है, unwilling लगा हुआ है। willing मतलब दिल से, unwilling मतलब फॉर्मेलिटी के तौर पर करना है, मतलब करना है, अदरवाइज दिल से मुझे नहीं लगता है ये काम करना चाहिए। So he is not unwilling to perform his duties. इसका मतलब वो दिल से अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए तैयार है, वो दिल से चाहता है, लेकिन हमने डायरेक्ट नहीं बोला कि वो दिल से अपनी ड्यूटीज, अपने काम धाम को संभालने के लिए तैयार है। हमने कहा है इस प्रकार से निगेटिव वर्ड का यूज करके he is not unwilling. He is not unwilling to perform his duty. ये हो गया हमारा निगेटिव वर्ड का यूज करके पॉजिटिव बताना। That is not a bad idea. That is not a bad idea. That is not a bad idea मतलब वो बुरी आइडिया नहीं है, इसका मतलब वो अच्छी आइडिया है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम बोल सकते हैं ना, इट इज ए गुड आइडिया। नहीं, बातों को थोड़ा सा घुमा फिरा के, यही तो लैंग्वेज है, यही तो यूजेस ऑफ फिगर ऑफ स्पीच है, टू एनहांस द ब्यूटी, ओके, टू एनहांस द ब्यूटी ऑफ द लैंग्वेज। सो दैट इज नॉट ए बैड न्यूज, वो बुरी खबर नहीं है, आइडिया नहीं है। इसका मतलब वो जो भी कुछ आइडियाज है वो बहुत ही छान है, अच्छी है। He doesn't look little pleasant. He doesn't look a little pleasant. He doesn't look a little pleasant. Pleasant मतलब अच्छा, खुश, ठीक है, हंसता खेलता, सेटिस्फाइड साउंड बोलते हैं, ठीक है, खुशी से भरी हुई जिसकी जिंदगी है उसको हम बोलेंगे प्लीजेंट इंसान या फिर अच्छा खासा, ठीक है। सो ही डजंट लुक अ लिटिल प्लीजेंट, वो दिखता नहीं है, उसको देखते बराबर ऐसे नहीं लगता है कि वो कुछ प्लीजेंट है, लेकिन लिटिल प्लीजेंट है करके।
ठीक है, मतलब वो खुशियों से भरा हुआ इंसान है, वो सुखों से भरा हुआ इंसान है, वो पूरी तरीके से समाधानी इंसान है। ये मुझे कहना है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा है। He doesn't look a little pleasant, little मतलब कम खुश नसीब है, या फिर जरा सा समाधानी है, बाकी जो उदासी रहता है, ऐसी बात नहीं। खुशियों से भरा हुआ समाधानी इंसान है, हंसता खेलता रहता है, सभी के साथ बातचीत करता हुआ रहता है। ये ऐसा दिल खुलास इंसान है वो, ऐसा मुझे कहना है, लेकिन मैंने इस वर्ड्स का यूज किया, इस फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया। He doesn't look a little pleasant।